मतलब कनेक्शन है पर डायरेक्ट कॉज शायद ना हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा, और वो जो खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, स्टैफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग, हम्म, उसमें भी इनका रोल है। बिल्कुल। स्टैफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग एसएफपी में भी ऐसा जीएस ही विलेन है। इसमें अचानक से पेट में दर्द, जोर की उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। इसके पीछे कई क्लासिकल सैग्स जैसे सी से लेकर सी तक और नए वाले जैसे ईजीसी ग्रुप के एसईएस, एसईजी वगैरह और दूसरे नॉन क्लासिकल सैग्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ये टॉक्सिन खाने में पहले से मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया ने खाने में ही बना दिए होते हैं। जब हम वो खाना खाते हैं तो ये टॉक्सिन पेट में जाकर सीधे वेगस नर्व को उत्तेजित करते हैं, जिससे उल्टी आती है। ओ, तो ये सीधे नर्व पर असर करते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है, शायद सेरोटोनिन या हिस्टामाइन रिलीज के जरिए। साथ ही ये आंत की अंदरूनी परत को पार करके वहां लोकल सूजन और पानी का संतुलन बिगाड़कर दस्त भी पैदा कर सकते हैं। पर यहां भी वही बात याद रखनी है, खाने में सैग का जीन मिलने का मतलब ये नहीं कि बीमारी होगी ही। टॉक्सिन का बनना और उसकी मात्रा जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई एकदम से होने वाली बीमारियां, अक्यूट इलनेस। पर क्या इनका कनेक्शन कुछ लंबी चलने वाली क्रॉनिक बीमारियों, खासकर ऑटो इम्यून बीमारियों से भी है? ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उभरता हुआ एरिया है। थ्योरी ये है कि एसएजीज हमारे इम्यून सिस्टम को इतना जोर से और मतलब गलत तरीके से एक्टिवेट करते हैं कि हमारी इम्यून कोशिकाएं गलती से शरीर की अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगती हैं। इसी को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। किन बीमारियों में ऐसा शक है? कुछ बीमारियों में इसके काफी संकेत मिले हैं, हालांकि सबूतों का लेवल अलग-अलग है। जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, आरए, ये जोड़ों की सूजन की बीमारी है। जी। कुछ स्टडीज में आरए के मरीजों के जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उसमें एसएजीज या उनके जीन मिले हैं और उनके खून में एसएजी के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज का लेवल भी ज्यादा पाया गया है। एनिमल मॉडल्स पर हुए प्रयोग भी इस लिंक को सपोर्ट करते हैं। ये शायद जोड़ों की कोशिकाओं पर MHC2 की मात्रा बढ़ाकर और टी सेल्स को एक्टिवेट करके सूजन को बढ़ाते या बनाए रखते हैं। और त्वचा की एक बीमारी है एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा, उसमें भी तो एस ऑरियस बहुत कॉमन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एटोपिक डर्मेटाइटिस एडी में भी एसएक्स की भूमिका काफी मानी जाती है। जैसा आपने कहा, एस ऑरियस एडी के मरीजों की स्किन पर अक्सर ज्यादा पाया जाता है। माना जाता है कि ये सैग्स स्किन में सूजन वाली TH1 और एलर्जी वाली TH2 IgE के जरिए दोनों तरह की इम्यून प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। इससे बीमारी और गंभीर हो जाती है। एडी के मरीजों में एसएक के खिलाफ IgE एंटीबॉडीज का मिलना और उनका बीमारी की गंभीरता से जुड़ा होना, यह सब इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। और कावासाकी रोग या डायबिटीज के बारे में भी कुछ संकेत हैं। इनके बारे में क्या कहता है सोर्स? कावासाकी रोग, जो बच्चों में खून की नलियों में सूजन पैदा करता है, उसमें भी एसएक की भूमिका का एक सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि शायद ये आंत से लीक होकर इम्यून सिस्टम को गड़बड़ करते हैं। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि इस कनेक्शन पर अभी भी काफी बहस है और कुछ वैज्ञानिक इसे पक्का नहीं मानते। अच्छा, और डायबिटीज? टाइप 2 डायबिटीज के साथ इनके कनेक्शन का संकेत कुछ शुरुआती लैब और एनिमल स्टडीज से मिला है। वहां देखा गया कि कुछ ऐसे जीस जैसे TSST1 ने ग्लूकोज इंटॉलरेंस, सूजन और फैट सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा किया। कुछ और ऐसे जीज CA, EGC वाले फैट सेल्स पर एक खास रिसेप्टर GP130 से जुड़कर इंसुलिन के काम में बाधा डालते पाए गए हैं। लेकिन ये सब अभी शुरुआती स्टेज में है। हाँ बिल्कुल, सोर्स साफ कहता है कि मनुष्यों में अभी इस पर बड़े और महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं हुए हैं। तो ऑटो इम्यून बीमारियों में इनकी भूमिका, आप कह सकते हैं, एक जटिल पहेली है जिस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। वाकई इन एसएजीज का ये मिस्टर हाइड वाला चेहरा तो काफी डरावना और फैला हुआ लगता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब एकदम छोटे स्तर पर ऐसा करते कैसे हैं? इनका तरीका क्या है इम्यून सिस्टम को इस तरह धोखा देने का? जैसा हमने शुरू में बात की थी, इनका मेन हथियार है इम्यून सिस्टम का जो नॉर्मल चेक इन बैलेंस वाला रास्ता है, उसे बाईपास करना। ये सीधे APCs यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर मौजूद MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल और टी सेल पर मौजूद टी सेल रिसेप्टर V बीटा रीजन के एक खास हिस्से V बीटा रीजन के बीच में जाकर एक पुल की तरह जुड़ जाते हैं। और इससे क्या होता है फिर?
इससे ये उन सारी टी कोशिकाओं को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं जिनके पास वो खास वी बीटा वाला रिसेप्टर होता है। हर इंसान में कई अलग अलग तरह के वी बीटा रिसेप्टर वाली टी कोशिकाएं होती हैं और एक अकेला SAG उनमें से किसी एक या कुछ खास वी बीटा टाइप्स वाली सारी की सारी कोशिकाओं को जगा सकता है। ओह, इसीलिए वो 5 to 20% वाला आंकड़ा आता है। बिल्कुल, जबकि नॉर्मल एंटीजन सिर्फ उन्हीं गिनी चुनी टी कोशिकाओं को एक्टिवेट करते हैं जो खास तौर पर उसी एंटीजन के लिए बनी होती हैं, और ये संख्या बहुत कम होती है, 0.01% से भी कम। तो फर्क बहुत बड़ा है। क्या सारे SAGs एक ही तरह से जुड़ते हैं या इसमें भी कुछ फर्क है? जो बेसिक तरीका है, यानी MHC2 और TCR-VB को जोड़ना, वो तो सबका एक जैसा है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं। जैसे कुछ SAGs MHC2 से बहुत मजबूती से जुड़ते हैं, अक्सर जिंक आयन की मदद से, जबकि कुछ का जुड़ाव थोड़ा कमजोर होता है। अच्छा। इसी तरह अलग अलग SAGs टी सेल रिसेप्टर के अलग अलग वी बीटा टाइप्स को टारगेट करते हैं। ये जो छोटे छोटे फर्क हैं, हो सकता है इनके असर में भी कुछ अंतर लाते हों, पर जो फाइनल नतीजा है, यानी बहुत सारी टी सेल्स का एक साथ एक्टिवेट हो जाना, वो कमोबेश एक जैसा ही रहता है। और क्या ये सिर्फ MHC2 और TCR को ही टारगेट करते हैं या इनके निशाने पर और भी चीजें होती हैं? नहीं, इनके और भी टारगेट्स हो सकते हैं और होते भी हैं। ये टी सेल एक्टिवेशन को बढ़ाने वाले दूसरे सिग्नल होते हैं, जैसे CD28, उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। हमने TSS में देखा था कि TSST1 कैसे एपिथेलियल सेल पर CD40 से जुड़ता है। हाँ। और अभी डायबिटीज वाली बात में जिक्र आया था कि कुछ ऐसे जीज जैसे SEA, GC वाले फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स पर GP130 नाम के रिसेप्टर से जुड़कर इंसुलिन सिग्नलिंग में गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इनका नेटवर्क काफी फैला हुआ है, ये सिर्फ टी सेल और APC तक ही सीमित नहीं है। यहीं पर वो विरोधाभास यानी पैराडॉक्स आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जो हमारे सोर्स आर्टिकल का टाइटल भी है। एक तरफ तो इम्यून सिस्टम का इतना जबरदस्त एक्टिवेशन और दूसरी तरफ बैक्टीरिया बच निकलता है बल्कि उसे फायदा होता है। ये कैसे हो पाता है? हाँ, ये वाकई सबसे हैरान करने वाली बात है। देखिए, शुरू में तो ऐसा ही लगता है कि इतनी सारी टी कोशिकाएं एक्टिवेट हो गई तो अब तो बैक्टीरिया की खैर नहीं, और ये एक्टिवेट हुई कोशिकाएं TH1 और TH17 टाइप के साइटोकाइंस छोड़ती हैं जो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जरूरी है। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, लेकिन SAGs के केस में कहानी पलट जाती है। कैसे? होता यह है कि जब टी कोशिकाएं बार बार या लगातार SAG के संपर्क में आती हैं, तो वही एक्टिवेट हुई कोशिकाएं या तो मरने लगती हैं, इसे डिलीशन कहते हैं, या फिर वो एक तरह की निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, जिसे एनर्जी कहते हैं। एनर्जी मतलब उनमें एनर्जी खत्म हो जाती है? नहीं, एनर्जी खत्म नहीं होती, बल्कि वो SAG के प्रति रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं, अनुत्तरदायी हो जाती हैं। इसमें कुछ खास तरह की टी कोशिकाएं, जिन्हें रेगुलेटरी टी सेल्स या Tregs कहते हैं, उनका भी रोल हो सकता है। Tregs का काम ही इम्यून रिस्पॉन्स को दबाना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शुरुआती धमाके के बाद इम्यून सिस्टम एक तरह से थक जाता है या शांत करा दिया जाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से छिपने या बचने का मौका मिल जाता है। ये जो अस्थायी इम्यूनोसप्रेशन यानी इम्यून सिस्टम का दब जाना होता है, उसका फायदा उठाकर बैक्टीरिया शरीर में बना रहता है और फैल भी सकता है। बाप रे! तो जो इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हुआ था बैक्टीरिया को मारने के लिए, वही आखिर में बैक्टीरिया की मदद कर देता है। बिल्कुल, ये बैक्टीरिया की एक बहुत ही चालाक, आप कह सकती हैं, बचने की स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो एनर्जी और डिलीशन वाली प्रक्रिया है, ये मुख्य रूप से पुराने क्लासिकल SAGs के लिए ज्यादा स्टडी की गई है। जो नए वाले SAGs हैं, उनका बिहेवियर शायद इससे कुछ अलग भी हो सकता है। और बाकी इम्यून सेल्स पे क्या असर होता है इनका, APCs पर या दूसरों पर? हाँ, ये सिर्फ टी सेल्स को ही नहीं, बल्कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APCs जैसे डेंड्राइटिक सेल्स को भी प्रभावित करते हैं। वो SAGs को पकड़कर टी सेल्स को दिखाते रहते हैं, जिससे एक्टिवेशन बना रहता है। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज पर भी इनका असर होता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि EGC वाले SAGs तो इन सेल्स को मार भी सकते हैं, जो कि SEB जैसे क्लासिकल SAGs से अलग है। इनके अलावा बी कोशिकाएं जो एंटीबॉडी बनाती हैं, खासकर AIG के खिलाफ IgE बनाने में इनका रोल AD में देखा गया है। मास कोशिकाएं जो एलर्जी और SFP में हिस्टामाइन रिलीज करती हैं, और कई दूसरी तरह की इम्यून कोशिकाएं जैसे गामा डेल्टा टी सेल्स, NKT सेल्स, MAIT सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब भी इनके प्रभाव में आती हैं।
कुल मिलाकर ये पूरे इम्यून नेटवर्क को हिला के रख देते हैं। तो ये है वो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का विरोधाभास। सूजन जो मारने के बजाय बचाने में मदद करे। कमाल है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी डॉक्टर जेकिल वाले रूप पर। क्या इन खतरनाक टॉक्सिन्स का कोई अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है? क्या हम इनकी ताकत को किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं? हाँ, वैज्ञानिक इसी कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को इतनी जोरदार तरीके से एक्टिवेट करते हैं, तो ये सोचा गया कि क्या इस ताकत का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में किया जा सकता है। कैंसर से लड़ने में? कैसे? आइडिया ये है कि एसएजी को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो ट्यूमर के आसपास मौजूद टी कोशिकाओं को एक्टिवेट कर दें और फिर वो एक्टिवेट हुई टी कोशिकाएं कैंसर सेल्स को पहचानकर मार सकें। लेकिन फिर वही बात, इनकी टॉक्सिसिटी का क्या? वो साइटोकाइन स्टॉर्म वाला खतरा तो बना ही रहेगा। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए वैज्ञानिक सीधे एसएजी इस्तेमाल करने के बजाय ऑल्टर्ड सुपर एंटीजेंस यानी कि बदले हुए मॉडिफाइड एसएजीज बना रहे हैं। मॉडिफाइड मतलब उनमें क्या बदलाव करते हैं? उनमें ऐसे बदलाव या म्यूटेशन किए जाते हैं जिनसे उनकी MHC2 से जुड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाए। इससे वो पूरे शरीर में फैलकर जो खतरनाक साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा करते हैं वो कम हो जाता है, लेकिन टी कोशिकाओं को एक्टिवेट करने की उनकी कुछ क्षमता बनी रहती है, खासकर अगर उन्हें सीधे ट्यूमर तक पहुंचाया जाए। ये कैसे किया जाता है? उन्हें सीधे ट्यूमर तक कैसे पहुंचाते हैं? स्मार्ट तरीका है। हाँ, दूसरा तरीका है सैग की अपनी संरचना में ही ऐसे बदलाव करना कि वो कम टॉक्सिक हो लेकिन फिर भी कुछ हद तक टी सेल को एक्टिवेट कर सके। कुछ शुरुआती स्टडीज इस दिशा में, मतलब कैंसर थेरेपी में, पॉजिटिव संकेत दे रही हैं, खासकर कुछ खास तरह के कैंसर के लिए। इसमें SEA, SEC, SEG, SEI जैसे सैग्स के मॉडिफाइड रूपों पर काम चल रहा है। कैंसर के अलावा कोई और संभावित उपयोग? हाँ, इन्हें वैक्सीन एडजुवेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। एडजुवेंट वो चीजें होती हैं जो टीकों के साथ दी जाती हैं ताकि टीके का असर बढ़ जाए। अच्छा, वैक्सीन को बूस्ट करने के लिए? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एसएजीज इम्यून रिस्पॉन्स को इतना बढ़ाते हैं, तो सोचा जा रहा है कि शायद ये टीकों को ज्यादा असरदार बनाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चागास रोग के टीके के लिए एक मॉडिफाइड एसएजी यानी SEG का जानवरों पर अध्ययन किया गया है, लेकिन ये सब अभी बहुत ही शुरुआती प्रायोगिक स्तर पर है। तो ये वाकई में दो धारी तलवार है। एक तरफ बीमारी और तबाही, दूसरी तरफ इलाज की एक धुंधली सी उम्मीद। हाँ, बिल्कुल। इनमें नुकसान पहुंचाने की, बीमारी फैलाने की, यहाँ तक के बायो टेररिज्म यानी जैव आतंकवाद में इस्तेमाल होने की, और फायदा पहुंचाने की यानी बीमारियों के इलाज में काम आने की, दोनों की जबरदस्त क्षमता है। तो हमने आज देखा कि स्टाफिलोकोकल सुपर एंटीजेंस कितने जटिल, कितने शक्तिशाली और कितने विरोधाभासी मॉलिक्यूल हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के, आप कह सकती हैं, मास्टर मैनिपुलेटर हैं। एक तरफ ये इम्यून सिस्टम को अभूतपूर्व तरीके से जगाते हैं, तो दूसरी तरफ उसी जगाने का फायदा उठाकर खुद बच निकलते हैं। और इनका असर सिर्फ टी कोशिकाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम के कई और हिस्सों को भी ये अपने काबू में कर लेते हैं। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि SAG कोई एक अकेली चीज नहीं है। जैसा हमने बात की, 30 से ज्यादा प्रकार के SAGs अब तक पहचाने जा चुके हैं, और ज्यादातर रिसर्च जो हुई है वो सिर्फ कुछ पुराने क्लासिकल SAGs पर ही फोकस रही है। जो नए वाले हैं और जो ज्यादा कॉमन भी हैं, जैसे वो EGC ग्रुप वाले SIGS, उनके काम करने का तरीका कैसा है, उनका रेगुलेशन कैसे होता है, बीमारियों में उनकी असली भूमिका क्या है, इन सब के बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। हो सकता है उनके प्रभाव क्लासिकल वालों से काफी अलग हों, कम टॉक्सिक हों, या शायद किसी और तरीके से इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हों। बिल्कुल। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने और शायद किसी दिन ठीक करने की इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि इन मास्टर मैनिपुलेटर्स में, खासकर उन कम समझे गए SAGs में, और कौन सी छिपी हुई भूमिकाएं हो सकती हैं, या इलाज की और कौन सी संभावनाएं छुपी हो सकती हैं। हम कैसे इनके मिस्टर हाइड वाले खतरनाक रूप को पूरी तरह से काबू में रखते हुए इनके डॉक्टर जेकिल वाले फायदेमंद रूप का सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इम्यूनोलॉजी और मेडिकल साइंस के लिए यकीनन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।